गुड मॉर्निंग क्लास। मैं पंकज कुमार आज आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी पढ़ाऊंगा। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी की, वो है एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। तो जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, इसमें आज हम आपको दो टॉपिक पढ़ाएंगे। नंबर 1, स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, एंड नंबर 2, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम डेवलपमेंट। ठीक, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, स्टेप डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। वैसे तो ये जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को चलाने के लिए अगर हम कहें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कंप्यूटर का यूज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज होता है, या इंस्ट्रक्शन का जो यूज होता है, जो फ्लो वाला इंस्ट्रक्शन होगा, वो हमारा किसी न किसी लैंग्वेज पे डेवलप किया हुआ प्रोग्राम होता है। या हम मान सकते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है उसमें भी छोटे छोटे कई प्रोग्रामों से मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। और जो प्रोग्राम जिस लैंग्वेज पे प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो हमारी वो लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाई जाती है। ठीक है, तो जैसे ये जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामों को डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टेप डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। जब सबसे पहली बात यह है, हम किसी भी प्रोग्राम को तब डेवलप कर पाएंगे जब हमें हमारी हमारी या यूजर की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत क्या है ये पता होगा, तब हम उसके अकॉर्डिंग किसी प्रोग्राम को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो उनमें से पहला स्टेप हमारा ये है प्रॉब्लम डिफाइन। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है हमारा प्रोग्राम डिजाइन। थर्ड कोडिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो अगर हम कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें ये जो स्टेप है फॉलो करना कंपलसरी है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, फर्स्ट पहले हम प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम के डिजाइन करेंगे, फिर कोडिंग के बाद उस प्रॉब्लम को डिबगिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये, सबसे पहले हमें ये प्रोग्राम को डेवलप विकसित करने का सबसे पहला स्टेप है। इसमें हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसके लिए प्रोग्राम को डेवलप करना है, अर्थात इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, जब हम किसी प्रोग्राम को तभी तो डेवलप कर पाएंगे जब हमें पता हो कि प्रॉब्लम यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है या इसमें प्रॉब्लम क्या है, तभी तो उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे हम। ऐसा तो है नहीं हम पहले सॉल्यूशन देते बाद में प्रॉब्लम आए। तो सबसे पहले हमें यूजर की रिक्वायरमेंट क्या, हमें उस प्रॉब्लम समझनी होगी। जब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, जब तक हम उसका सॉल्यूशन दे नहीं सकते हैं। ठीक, इस स्टेप में प्रॉब्लम को फॉर्मल रूप में डिफाइन किया जाता है। इसमें सभी फैक्टर जैसे कि इनपुट, आउटपुट, मेमोरी की जरूरत, प्रोसेसिंग की जरूरत, एरर को हैंडल करना आदि के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम डिजाइन। जब हमें हमारी प्रॉब्लम पता पड़ जाती है, तो उसके बाद हम प्रोग्राम को डिजाइन कर पाएंगे। तो उसमें क्या कहते हैं, हमें कितना इनपुट चाहिए या कैसे फ्लो चार्ट, इसमें हम जो फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें जो प्रॉब्लम लगती है उसके लिए हम फ्लो चार्ट और आपका एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोग्राम को विकसित करने का दूसरा स्टेप प्रोग्राम डिजाइन होता है।
इसमें प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। प्रोग्राम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम जैसे टूल्स का प्रयोग करके प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। इसमें आमतौर पर प्रोग्राम का आर्किटेक्चर बनाया जाता है, यानी कि इसमें अगर हम ये कहा जाए कि अभी यहाँ पर हमारी कोडिंग स्टार्ट नहीं है, अभी हम खाली उसकी जो प्रॉब्लम थी, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम पता की, उसके बाद में उसमें सॉल्यूशन क्या क्या सॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, ये जो आइडिया है हमारा, तो ये डिजाइन करते हैं उस प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये जो हम पेपर वर्क करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम डिजाइन कराया जाता है। थर्ड आते हैं हमारा कोडिंग। जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है, हमारी प्रोग्राम डिजाइन हो जाता है, उसके बाद में हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। और कोडिंग जिस भी हाई लेवल लैंग्वेज पे हम कोडिंग करना चाहते हैं, उस लैंग्वेज पे कोडिंग डिजाइन कर लेते हैं। बट हम यहाँ पे सी लैंग्वेज पर आए हैं, तो हमारी जो कोडिंग होगी वो सी लैंग्वेज की बात करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार जब डिजाइन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उसके बाद वास्तविक प्रोग्राम को लिखा जाता है, अर्थात कोडिंग की जाती है। इसमें सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम निर्देश का पालन करते हुए प्रोग्राम को लिखा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम को राइट करते हैं। इस स्टेप में सभी सिंटैक्स एरर जैसे कि स्पेलिंग में गलती, कॉमा ना लगाना, अंडर अनडिफाइंड लेवल आदि को हटाया जाता है। ये सभी चीजों को हम एरर बोलते हैं। एरर के टाइप हम आपको बाद में बताएंगे जब आगे पढ़ेंगे, जैसे सिमेट्रिक सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, ये सभी एरर होते हैं। लेकिन ये एरर अभी हम यहाँ पर खाली ऊपर ओवरव्यू डिफाइन कर रहे हैं, तो जो एरर है हम वो बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, और एक इसमें कोडिंग में करने में कम से कम समय लगता है, और यह प्रोग्राम डेवलपमेंट का सबसे छोटा फेज है। अब बात करते हैं डिबगिंग। इस स्टेप में प्रोग्राम में उपस्थित एरर को डिटेक्ट और करेक्ट किया जाता है, अर्थात इसमें एरर को खोज के उन्हें सही किया जाता है। यह सभी एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। डिबगिंग को प्रोग्राम वैलिडेशन भी कहते हैं। इसमें हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और यह देखते हैं कि प्रोग्राम दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं। इसमें यह भी चेक किया जाता है कि प्रोग्राम वांछित आउटपुट दे रहा है या नहीं। डिबगिंग का मतलब ये है कि हमारे जो प्रोग्राम हम राइट कर रहे हैं, जो प्रोग्राम हमने लिखा है, उसमें हो सकता है हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है हमारे लॉजिक गलत लगे हों, या हो सकता है हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश तो की, लेकिन उसका जो आउटपुट या रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो करेक्ट नहीं आ रहा है, इनकरेक्ट आ रहा है। तो ये सब प्रोसेस जो है डिबगिंग में किया जाता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डिबगिंग के बाद हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन उन यूजरों को मदद करते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि यदि फ्यूचर में प्रोग्राम में कोई भी बदलाव करना हो तो उसे आसानी से किया जाए। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये जो जो स्टेप या जो जो हमने प्रोग्राम यूज किए हैं किसी सॉफ्टवेयर के लिए, या उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन यूज किया है, तो अगर बाई चांस भविष्य में उसमें जो हमारा यूजर है वो कुछ और एडिट करना चाहता है प्रोग्राम के अंदर, या उसमें कुछ बदलाव चाहता है, तो अगर वो जो बाद में भविष्य में, तो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उस डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम अपने जो प्रोग्राम है उसे इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। यह किसी प्रोग्राम को डेवलप करने का सबसे लास्ट स्टेप है। इस फेज में प्रोग्राम को एक्चुअल यूजर के द्वारा यूज किया जा चुका होता है। यदि किसी यूजर को प्रोग्राम में यूज करने में कोई परेशानी आती है, तो हमें सभी स्टेप को दोबारा से दोहराने की जरूरत होती है, जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो इस फेज में प्रोग्राम को अपडेट किया जाता है। अब हम अपने जो टॉपिक पे आते हैं, ये हमारे जो स्टेप थे डेवलपमेंट के, वो प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने वाले कहीं जो स्टेप थे वो हमारे फिनिश हो जाते हैं। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो है एल्गोरिथम। सबसे पहली बात हम ये समझना चाहेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी वर्क को करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया जाता है वो एल्गोरिथम कहलाया जाता है। जैसे कि मान है हमें जो है कॉलेज से घर वापस जाना है, तो
उसके बीच में जो भी हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो सभी हमारा स्टेप बाय स्टेप जो हम फॉलो कर रहे हैं वो सभी हमारा एल्गोरिदम कहलाया जाता है। जैसे कि हम कॉलेज के गेट के बाहर गए, वहां से हमने जो है अपना वाहन उठाया, वाहन उठाकर हम जो है घर के लिए गए, रोड पर आए, और ये यानी कि उसके कॉलेज से घर तक जो भी स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंशियल चलता है वो हमारे एल्गोरिदम कहलाया जाता है। या किसी भी वर्क को रन करने के लिए जो भी हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं वो हमारा एल्गोरिदम कहलाया जाता है। जैसे कि इससे पहले साधारण भाषा में हमने एल्गोरिदम को समझा, अब चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर एल्गोरिदम क्या है। दरअसल एल्गोरिदम का उपयोग ज्यादातर कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग की फील्ड में किया जाता है। अगर हम कहें कि आपका कंप्यूटर पूरी तरह से एल्गोरिदम के द्वारा चलता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कंप्यूटर को किसी भी तरह के काम करने के लिए कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग करके बनाया जाता है। प्रोग्राम में हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं और उन्हें कोड के माध्यम से बताना पड़ता है कि कौन सा काम कैसे करना है। इन्हीं वेल डिफाइंड स्टेप को एल्गोरिथम कहा जाता है। इसे कोडिंग करने से पहले ही तैयार कर लिया जाता है और इसी के अनुसार कोड लिखा जाता है। एल्गोरिथम के फायदे। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है जिसे समझने में आसानी होती है। बाई चांस हमारा कोई प्रोग्राम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत ही ट्रिकी है, हम कहें, या बहुत ही लॉजिकल है, तो अगर हम हमारे पास उसकी एल्गोरिथम नहीं होगी तो उसे हमें समझने में काफी दिक्कत आएगी। इसलिए हमें एल्गोरिथम का यूज भी करना पड़ता है। और दूसरा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे क्लियरिटी बढ़ जाती है। जब वो हम जो एल्गोरिथम हमारी वो स्टेप बाय स्टेप है तो उससे हमारी समझने की क्षमता और क्लियरिटी बढ़ती है। टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है ये पहले से ही तय हो जाता है। जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो हमें ये पहले से ही पता है कि क्या क्या इनपुट या आउटपुट की आवश्यकता हमें पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग आसानी से बनता है, आसान बनाता है, और उसमें जब एल्गोरिथम में डिसीजन लेने के लिए आसानी होती है हमें। एल्गोरिथम बनने के बाद इसके अनुसार किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा जा सकता है। जब एक बार हम अपने पास एल्गोरिथम को डेवलप कर लेंगे, एल्गोरिथम बना लेंगे, तो उसके बाद हम किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो या सी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज में आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। जब एल्गोरिथम के कुछ फायदे हैं तो जाहिर सी बात है एल्गोरिथम के कुछ नुकसान भी होंगे या डिसएडवांटेज। तो एल्गोरिथम बनाने में काफी समय लगता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एल्गोरिथम बनाने में काफी समय लगता है, यह टाइम कंज्यूमिंग काम है। लूपिंग और ब्रांचिंग को दर्शाना काफी मुश्किल है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए एल्गोरिथम बनाने में काफी मेहनत लगती है। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम बनाया, अभी हमने पता किया कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम हमारा स्टेप बाय स्टेप किसी भी वर्क को या किसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये हमारा एल्गोरिथम कहलाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम बनता कैसे है, एल्गोरिथम कैसे बनाया जाता है। इसे समझने के लिए हम एल्गोरिथम की कुछ बेसिक एग्जांपल को देखते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें दो नंबरों का एडिशन है। एल्गोरिथम एंड राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स एंटर बाय यूजर। तो यहाँ पर यूजर के द्वारा दो नंबर दिए जा रहे हैं जो कि ऐड करने हैं। तो सबसे पहले जब भी हम एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसे हम स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हमेशा स्टार्ट आता है, ठीक है। स्टेप 2 में यहाँ पे इन्होंने दिया गया है कि दो नंबर को ऐड करना है। तो यानी कि हमें ये पता है कि दो इनपुट देने हैं हमें, या दो नंबर है हमारे पास, जैसे डिक्लेयर टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जो कि num1 नाम से num1 वेरिएबल है और num2 वेरिएबल है, एंड तीसरा वेरिएबल num1 num2 का ऐड करना है। तो उसका जो रिजल्ट है वो भी तो कहीं स्टोर होगा। तो उसके लिए हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया है जिसका नाम रखा है रिजल्ट, जिसका नाम है रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए। तो स्टेप 3 रीड वैल्यू num1 एंड num2। जो हमारा स्टेप 3 है उसमें जो हमारा वेरिएबल num1 और num2 को वैल्यू है, और चौथे स्टेप में हमने num1 एंड num2 को ऐड कर दिया है रिजल्ट के अंदर, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2।
और स्टेप 5 में हमने रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया है। और स्टेप 6 में हमारा जो प्रोग्राम है, जब भी हमारी एल्गोरिथम स्टार्ट होगी वो हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगी, और एंड होगी तो हमेशा स्टॉप से एंड होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हमारी जो एल्गोरिथम है ये स्टार्ट हो रही है हमेशा स्टेप 1 में स्टार्ट है, और इसमें हमारा स्टेप 6 में स्टॉप हो रही है। इसके बीच में क्या हुआ, हमने दो नंबरों का एडिशन करना था, तो यहाँ पर हमारा दो नंबर, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल लिए हमने, जिसका एक का नाम है num1, जिसमें नंबर 1 की वैल्यू जाएगी, दूसरे का नाम है num2 जिसमें नंबर 2 की वैल्यू जाएगी, एंड तीसरे वेरिएबल का नाम है हमारा रिजल्ट, जिसके अंदर num1 एंड num2 का रिजल्ट स्टोर होगा। और तीसरे स्टेप में इनमें वैल्यू दी गई है, रीड वैल्यू num1 एंड num2। चौथे स्टेप में नंबर 1 के जो भी वैल्यू थी उसे, और नंबर 2 की जो भी वैल्यू थी उसे ऐड किया गया है, और ऐड करके स्टोर किया गया है रिजल्ट वेरिएबल में। और यहाँ पर स्टेप 5 में डिस्प्ले कर दिया गया रिजल्ट। जैसे कि मान के चलते हैं हम, यहाँ पे num1 की वैल्यू हमारी 5 है, num2 की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये दोनों को ऐड किया, ऐड होने के बाद यहाँ पे आया 7, 5 और 2 7, जिसे हमने स्टोर कर दिया रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, और हमारा जो एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो गई। तो ये एक बेसिक एल्गोरिथम थी जो कि इसमें बताया गया था कैसे किसी एल्गोरिथम को किन किन स्टेपों को फॉलो करना होता है, कैसे किसी एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो सबसे पहली बात, फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट किसी भी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में यानी कि एल्गोरिथम में हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे एक डायग्राम में दर्शाना या फिर शो करना ही फ्लो चार्ट कहलाया जाता है। तो इसके लिए कई सारे डायग्राम यूज किए। जब हम कोई फ्लो चार्ट डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें उसमें काफी सारे डायग्राम शो करने होते हैं, यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, एरो इत्यादि जैसे सिंबलों का यूज किया जाता है। इसके लिए बनाया जाता है ताकि एल्गोरिथम को और अच्छे से समझा जा सके। फ्लो चार्ट में इन्हीं सिंबलों का यूज किया जाता है, और सिंबल एक दूसरे से कनेक्ट होकर यह दर्शाते हैं कि प्रोग्राम कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, या फिर आसान भाषा में कहें तो कैसे ये काम कर रहा है, यह सब बताता है। तो इसलिए आपको फ्लो चार्ट में बेसिक सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। इन सिंबल का क्या क्या यूज है आइए जान लेते हैं। नंबर 1, स्टार और स्टॉप। इस सिंबल को हमेशा, जब भी हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे या फ्लो चार्ट को स्टॉप करेंगे तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। इस सिंबल का यूज फ्लो चार्ट में किसी भी फ्लो चार्ट को शुरू या बंद करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एल्गोरिथम लिखते वक्त शुरुआत में आप स्टार्ट लिखते हैं तो यही स्टार्ट की जगह पर फ्लो चार्ट में इस सिंबल को बनाना होगा, और इसके बाद इसके साथ ही फ्लो चार्ट बंद करने के लिए अपने इसी सिंबल का यूज करना होगा। इनपुट और आउटपुट, यह जो सिंबल है सिंबल 2, इसे हमेशा इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। फ्लो चार्ट में अगला सिंबल आता है जिसका नाम इनपुट और आउटपुट। इन दोनों ऑप्शन का यूज इनपुट या कोई वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर आप रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको भी यही सिंबल यूज करना है। आउटपुट के लिए, उदाहरण के लिए, अगर आप दो नंबरों को जोड़ते हैं तो उसके लिए आपको पहले दो नंबर लेना होगा, तो इसके लिए हम यही सिंबल यूज करेंगे। और दोनों को सम शो करना है तो यही सिंबल का प्रयोग है। यानी कि जब भी हमें इनपुट चाहिए होता है तो इनपुट के लिए हमेशा हम इसी सिंबल का यूज करेंगे, और जब भी हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे या आउटपुट देंगे तब भी हमें यही सिंबल का यूज करना है। थर्ड प्रोसेस। अगर हमें अपने फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमेशा हमें ये सिंबल का यूज करना है। अगर आपको किसी भी तरह का कैलकुलेशन, प्रोसेस या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को देना है तो फ्लो चार्ट में तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपको दो नंबरों को ऐड यानी कि जोड़ना है तो जोड़ने का प्रोसेस होगा वो इस बॉक्स के अंदर ही होगा। बॉक्स के अंदर आपको कैलकुलेशन लिखना होगा। जैसे कि मान के चलिए, हमने पिछले एल्गोरिथम में आपको बताया था num1 एक वेरिएबल है, num2 दूसरा वेरिएबल है और रिजल्ट तीसरा वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो
इसकी कैलकुलेशन है, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो वो जो प्रोसेस है एडिशन का, वो इस प्रोसेस इस बॉक्स के अंदर होगा, इस सिंबल के अंदर होगा। ठीक, अभी मैं और इसका एक एग्जांपल आपको आगे दिखाऊंगा, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन और डिसीजन सिंबल, जब भी हमें फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी डिसीजन लेना होता है, जैसे कि इफ ए इज इक्वल टू 5 या बी इज इक्वल टू 6, ऐसा कोई भी डिसीजन लेना होता है जहां पे हमारी कंडीशन आती है यस और नो की, तो हमेशा इस सिंबल का यूज करेंगे। इस सिंबल का यूज बेसिकली तब किया जाता है जब आपको किसी तरह का डिसीजन लेना है या फिर कोई क्वेश्चन हो, तब आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में उदाहरण के लिए अगर आप किसी तरह का कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चीज सही है और एक चीज गलत है, तो ऐसे में एक साइड को हम ट्रू बोलेंगे या फिर यस, और दूसरी साइड को फॉल्स या फिर नो कहेंगे। अगर कोई ब्रांचिंग बनाना है तो आप इस सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, अगर हम यहाँ पर मान के चले हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी, और हम कहें कि अगर ए इक्वल टू बी, अगर यस है तो बी सिंबल, जब भी वहां पर क्योंकि कंडीशन है इफ ए इज इक्वल टू बी, यस और नो, ट्रू है या तो ट्रू होगा या नहीं होगा। जब भी ऐसी कंडीशन फंसेंगी तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे हमेशा। अगर हमें एरो या कोई डायरेक्शन शो करना है तो हमेशा इन सिंबलों का यूज करना है। किसी भी फ्लो चार्ट में अगर आपको डायरेक्शन शो करना है कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, यानी कहाँ फ्लो करना है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको एरो सिंबल का यूज करना होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो आपको एरो से शो करना होगा कि फॉल्स कंडीशन के साइड एरो दिखाना होगा, और कंडीशन सही है के लिए दूसरी साइड एरो दिखाना होगा। यानी कि ये सिंपल है, एरो जो हमारा डायरेक्शन का काम करता है। अब फ्लो चार्ट के एडवांटेज, जब फ्लो चार्ट है तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो हम बात करते हैं पहले फ्लो चार्ट के एडवांटेज की। तो फ्लो चार्ट कम्युनिकेशन के लिए बहुत इजी यानी कि आसान होता है। ठीक है, प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है। अगर हम फ्लो चार्ट से प्रोग्राम को समझे तो हमें काफी आसान होता है। डाटा कहाँ फ्लो करते हैं यह शो करना आसान होता है। किसी भी प्रॉब्लम को समझने में आसानी होती है। यह किसी भी न्यू सिस्टम डिजाइन करने के लिए बेस्ट टूल्स है। और इसका डिसएडवांटेज है, फ्लो चार्ट बहुत टाइम बेस्ट और स्लो प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। फ्लो चार्ट को प्रोड्यूस और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, जब भी हम फ्लो चार्ट होगा हमारा, हम कोई भी फ्लो चार्ट डेवलप करेंगे तो जो हमारा स्टार्ट होगा वो इसी सिंबल से मैंने बताया था। सारे फ्लो चार्ट इसी सिंबल से स्टार्ट होंगे। और मैंने एंड बताया था, जब हमारा फ्लो चार्ट एंड होगा वो भी इसी सिंबल से होगा। और अगर हम बात करें एल्गोरिथम की, तो आप लोगों को अगर याद हो तो जब भी एल्गोरिथम याद स्टार्ट करते थे तो स्टार्ट से स्टार्ट होती थी और स्टॉप पे एंड होती थी। तो ये दो हमेशा सेम रहेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था डिक्लेयर प्रोसेस प्रोसेस बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेयर किए गए वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं num1 num2 और सम, क्योंकि हम यहाँ पर दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, दो नंबर, एक जो नंबर 1 हमारा होगा num1, नंबर 2 हमारा होगा num2, और उन नंबरों का एडिशन जो रिजल्ट आएगा उसे भी तो कहीं ना कहीं वेरिएबल में स्टोर करना होगा, तो वो हो जाएगा सम। यहाँ पे आप लोग एक वर्ड सुन रहे हो वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है ये आपको आगे चैप्टर में बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि वेरिएबल होता है कुछ। ठीक है, उसके बाद जब आगे हम पढ़ाएंगे तो आपको डीपली बताया जाएगा कि वेरिएबल होता क्या है। वैसे अगर माने तो एक वेरिएबल एक मेमोरी ये समझिए बस अभी हाल फिलहाल की वेरिएबल एक मेमोरी होती है जहाँ पे वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर की जाती है। अभी हाल फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो ये एक वेरिएबल है नंबर, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर की जाएगी, जैसे 1 2 3 जो भी कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पर हम मान के चले हम दो नंबरों का एडिशन कर रहे हैं, तो नंबर के नंबर की वैल्यू हो गई 6, नम टू की वैल्यू मान लीजिए 2, और ये अब जो 6 और 2 का एडिशन होगा तो रिजल्ट आएगा 8। लेकिन 8 को भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जिसमें जो वैल्यू 8 आएगी वो उसमें सम के अंदर स्टोर होगी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं रीड num1 एंड num2। यहाँ पर रीड जो इनपुट है ये num1 का वैल्यू दी और num2 की वैल्यू दी। अब प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर सम, ये प्रोसेस बॉक्स है, इसमें प्रोसेस हो रहा है, ये इनपुट बॉक्स है जहाँ पे इनपुट दिए गए num1 num2, ये हमारा प्रोसेस बॉक्स है। यहाँ पे एडिशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसे प्रोसेस बॉक्स कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बाई चांस यहाँ पर मान लीजिए num1 की वैल्यू 6, num1 की वैल्यू a मान लीजिए और num2 की वैल्यू b मान लीजिए, और सम एक वेरिएबल था जहाँ पे a और b की num1 और num2 की वैल्यू एडिशन होकर स्टोर होगी, तो ये सम वेरिएबल हो गया और इसमें a प्लस b की वैल्यू स्टोर होगी। अब ये जो डिस्प्ले हो रहा है सम को डिस्प्ले, a और b की वैल्यू किसमें है, सम के अंदर, सम को डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं यानी कि ये हमारा आउटपुट हो गया। मैंने तुम लोगों को बताया था इनपुट और आउटपुट के लिए हमेशा यही बॉक्स यूज किया जाएगा, यही सिंबल यूज किया जाएगा इनपुट और आउटपुट के लिए हमेशा, और स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये सिंबल यूज किया जाएगा। प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस हो रहा हमारा, ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो ये सिंबल है। यहाँ पर num1 एंड num2 एडिशन हो रहा है यानी कि इनपुट जा रहा है, तो इनपुट के लिए ये सिंबल यूज किया जाएगा। यहाँ पर नंबर आपका डिस्प्ले कर दिया। अगर जब हम डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर अगर बाई चांस मान के ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, तो जब नंबर डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट 7, और यहाँ हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप होता है, खत्म होता है। तो क्लास आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी हमारी। ठीक है, थैंक यू क्लास।